Jai Hind friends, welcome to this descriptive session of hypothesis powered by Growth Mode UPSC. I am ध्रुव जानी। दोस्तों आज के इस पूरे उपाख्यान में हम लोग चीनी सभ्यता को शुरू से देखने का प्रयास करेंगे। चीनी सभ्यता के जो अलग अलग पहलू है उस पहलू के तहत हम इस सभ्यता को देखने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, ये जो प्राचीन सभ्यता है उसमें से चीनी सभ्यता जो है तीसरी सभ्यता है, जो हमने हमारे प्रथम उपाख्यान में जो एक लिस्ट बनाया था, एक सूची बनाई थी, जिसके तहत सबसे प्रथम मिस्र की सभ्यता है, उसके बाद बेबीलोनिया की है, उसके बाद सिंधु है और उसके बाद चीन की है। सिंधु जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति है, हम उसको भारत के इतिहास में एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। मगर जब हम लोग विश्व इतिहास की बात कर रहे हैं तो उसके तहत हम लोग चीन की जो सभ्यता है उसका जिक्र पहले कर लेंगे, बाद में हम लोग सिंधु सभ्यता को एकदम नजदीक से देखेंगे। देखिए, ये जो सभ्यता है उसे हमारी ब्लूप्रिंट के तहत हमें उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत सबसे पहले उसकी पूर्व भूमिका देखेंगे, उसके बाद यहाँ की प्रजा के बारे में देखेंगे, फिर प्रजा के बाद यहाँ का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसको देखने का प्रयास करेंगे, और ज्योग्राफिकल लोकेशन के बाद वहाँ का जो राजकीय इतिहास है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। चीन की पॉलिटिकल हिस्ट्री दरअसल थोड़ी हेल्दी है। दूसरी बात, चीन की जो सभ्यता है वो समय से हमें उसे कम नहीं आंकनी चाहिए, वो पहले की ही है, प्राचीन ही है, इतनी प्राचीन जितनी मिस्र की थी, जितनी सिंधु की थी, या जितनी मेसोपोटामिया की थी। हालांकि विद्वानों के बीच में, इतिहासकारों के बीच में थोड़े मतांतर है, मगर यह बात तो तय है कि यहाँ की जो सभ्यता थी वो प्राचीनतम थी, उसमें हमें कोई या किसी को भी कोई संदेह नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमें चीन की सभ्यता की जो यात्रा है वो हम उसकी पूर्व भूमिका से शुरू करेंगे, जिसके तहत थोड़ा इंट्रोडक्टरी पोर्शन है ये। देखते हैं, चीन की संस्कृति इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सिंधु संस्कृति जितनी ही प्राचीन है, उसमें कोई दो मत नहीं है। चीन में कई बार राज्य उलट पलट हुए। चीन का जो इतिहास है वह दरअसल हेल्दी है। कई राजवंश यहाँ आ गए, कई राजवंश के कई सारे राजा है, और इन सब के बीच में जो खटपट थी जो है राजगद्दी के लिए, वो निरंतर चलती रही। वे आपस में झगड़ते रहे, आपस में उन लोगों के बीच में संघर्ष रहा। तो पूरा जो है एकदम हेल्दी इतिहास हमें चीन के बारे में मिलता है। चीन के ऊपर अनेक बाह्य आक्रमण हुए, मगर चीन की प्रजा ने अपनी संस्कृति की विशेषता बरकरार रखी, और ये जो बाह्य आक्रमण थे वे लगभग मध्य एशिया के देशों के द्वारा हुए। मध्य एशिया के जो मनुष्य थे या व्यक्ति थे वे चीन के ऊपर आक्रमण करते रहे, और ये लोग ही चीन में स्थिर हुए, वे लोग ही चीन में सेटल हुए। यह संस्कृति का विकास हुआंग ही नदी के तट पर, जिसको हम लोग येलो नदी के नाम से जानते हैं, बहुत ही बड़ी नदी है, और पूरी चीनी संस्कृति के विकास में इस नदी का जो है वह एक लायन से शेयर रहा है। मध्य एशिया का लगभग 25% विस्तार चीन का है। ये भी एक अच्छी बात है, बहुत ही बड़ा देश है, हमें मालूम है। विस्तार की दृष्टि से अगर देखें तो रूस से दूसरे नंबर का यह चीन सबसे बड़ा देश है। भारत से भी अगर हम बोले तो ज्योग्राफिकल एरिया के टर्म्स में कई गुना बड़ा देश चीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया के बाद दूसरा स्थान चीन का है, जो हमने बात की। चीन प्राचीन समय में बाहर की दुनिया से अलिप्त था। चीन वॉज आइसोलेटेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हजारों वर्षों तक चीन जो है वो अकेला ही रहता था या अकेला ही था, और इसके लिए चीन की भौगोलिक स्थिति जो है वो जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी कुछ भौगोलिक स्थिति ही ऐसी थी, हम आगे देखेंगे। चीन के एक बाजू पर्वत है, एक बाजू रण है, एक बाजू समुद्र है, तो इसी की वजह से ये आइसोलेटेड रहा फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब देखते हैं आगे यहाँ की भौगोलिक स्थिति। देखिए, हमारे पास दो मैप है, जिसके तहत एक पॉलिटिकल लगता है और दूसरा जो है वह थोड़ा हमें फिजिकल लगता है। सबसे प्रथम पॉलिटिकल देख लेते हैं। उसके ऊपर मंगोलिया है, ये पूरा का पूरा चाइना है इन लाइट येलो। यहाँ अगर हम देखें साउथ वेस्टर्न बाजू, तो यहाँ इंडिया पड़ता है। नीचे साउथ ईस्टर्न बाजू साउथ चाइना सी आ गया। ईस्ट के पास जो है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है, जापान भी आएगा यहाँ। और मैं बात आपको बता दूं कि जापान जो है वो चीन के ऊपर राज करता था इतिहास में, जिसका जिक्र भी हम लोग आगे देखेंगे। तो एक शक्तिशाली राज्य था जापान, जो था वो शक्तिशाली था। और यहाँ इस बाजू हमें फिजिकल मैप दिखाई देते हैं, जिसके तहत यहाँ हमें माउंटेन्स दिखाई देते हैं। ये जो क्षेत्र है वह पूरा का पूरा मरुभूमि है, यानी कि रण प्रदेश है।
गोबी डेजर्ट, देखिए यह हुआंग ही रिवर है, विच इज द प्रिंसिपल रिवर ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। यहाँ आज का बेजिंग है जो कि कैपिटल है। यहाँ में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी दिख रही है, जिसको मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए बनाया गया था चीनी राजाओं के द्वारा। ठीक है, तो और इस बाजू भी हमें समुद्र दिखता है। तो कुछ ऐसी भौगोलिक विषमताओं की वजह से चीन जो है वह आइसोलेटेड रहा, इसकी जो वृद्धि है वो थोड़ी जो है एकदम धीमी हुई। देखते आगे, ऐसी भौगोलिक विषमताओं की वजह से चीन का संपर्क बाहरी दुनिया से बहुत कम था और कम होने के कारण वहाँ की जो वृद्धि थी वो भी कम थी। इन लोगों ने जो कुछ भी बसाया वो अपने तरीके से बसाया, बाहर से यहाँ बहुत ही कम चीजें आई है क्योंकि आइसोलेटेड ही रहा है। मानचित्र अगर हम बनाने की बात करें तो यहाँ बीच में अगर चाइना को रखे तो यहाँ इंडिया आ जाएगा, यहाँ साउथ चाइना सी, यहाँ थाईलैंड और वगैरह जो देश है वे देश आएंगे, ऊपर मंगोलिया आएगा, यहाँ जापान आएगा और पश्चिम के बाजू जो है पर्वत श्रेणी आएगी, यहाँ कजाकिस्तान है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हम लोग चीन का मानचित्र जो है वो बना सकते हैं। देखते हैं आगे वहां की प्रजा के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। चीन की मूल प्रजा के बारे में हमें कोई खास माहिती नहीं मिलती है। देयर इज नो एब्सोल्यूट एविडेंस अबाउट द पीपल ऑफ चाइना। किसी को भी नहीं मालूम कहाँ से आए थे, मगर ये बात है कि बाहर से आए थे। यहाँ की जो मूल प्रजा है वो भी बाहर से आई थी, ये बात तय है। देखते हैं आगे, मुख्यतः बाह्य आक्रमण मध्य एशिया के जन समुदायों के द्वारा होते थे। मध्य एशिया जिसका जिक्र हमने किया, मिडिल ईस्ट जिसे कहा जाता है, और ये लोग यहाँ स्थायी हुए। They became permanent. They came, they conquered and they settled down. आगे अगर हम देखें तो मध्य एशिया के जो वे जन समुदाय थे, वे जन समुदाय थोड़े विभिन्न थे, थोड़े विशिष्ट थे। वे जलमार्गों पर नाव द्वारा परिवहन करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर जल मार्ग में जाना है या समुद्र में जाना है तो वे नाव का उपयोग करते थे। जमीन पर घोड़ों का उपयोग करते थे। घोड़ों का उपयोग, ये लोगों की एक और भी विशेषता है, ये लोग घर भी बहुत ही बढ़िया बनाते थे। घर का निर्माण अच्छा, जो कि एक अपने आप में ही एक सकारात्मक बात है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अब स्थायी तो हो गए हैं, अब धीरे धीरे इन लोगों का सामाजिक विकास होना शुरू हुआ। सामाजिक विकास हुआ तो वे लोग थोड़े शक्तिशाली बने। जैसे ही शक्तिशाली बने वैसे ही उन लोगों ने अपने स्वतंत्र जो राज्य थे वे स्थापे। स्वतंत्र राज्य की स्थापना। अब ये लोग यहाँ एकदम व्यवस्थित रूप से सेटल हो चुके हैं और इन लोगों की जो मुख्य आवक थी या इन लोगों की जो मुख्य आजीविका थी, विच मीन्स चीफ सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड वाज एग्रीकल्चर। यानी कि अधिकांश समाज जो था वह कृषक था, किसान था और खेती करता था। खेती में से ही जो है अपना जो गुजरान था या अपनी जो आजीविका थी वो चलाता था। देखते हैं आगे। देखिए, आज से 4000 वर्ष पहले याओ नामक व्यक्ति अपने आप को जो है सम्राट कहता था। याओ नामक व्यक्ति, he claimed itself as emperor, कि मैं ही पूरे चीन का जो है बादशाह हूँ, मैं ही पूरे प्रदेश का राजा हूँ। दरअसल यह जो याओ था यह एक जनसमूह का नायक था, यह एक सरदार था जिसके नीचे पूरा एक जन समुदाय रहता था। मगर इट वॉज वेरी अर्ली एजेस और दूसरा कोई यह याओ के जैसा कोई शक्तिशाली नहीं था। तो शायद हमें लगता है कि इसी की वजह से ही यह याओ ने अपने आप को सेल्फ मेड एम्परर जो है वह कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसका जो कोई कॉम्पिटिटर था वो एब्सेंट था। देयर वाज नो कंपटीशन, ही वाज अलोन। देखते आगे। समय के चलते यहाँ इस्लाम धर्म के अनुयायी की संख्या प्रभाव बढ़ने लगा। इस्लाम धर्म, चीन में कोई एक भाषा प्रचलित नहीं थी।
देखिए जैसा भारत जो है मल्टीलिंगुअल, वैसे ही चीन जो है वो मल्टीलिंगुअल था, और उसमें से जो मैंडरिन थी, या आप कह लीजिए मंडेरिन, ये थोड़ी ज्यादा प्रचलित थी दूसरी अन्य भाषाओं की तुलना में, और आज के समय भी प्रचलित है ही। आज के समय इनफैक्ट ऐसी भाषा है जो बहुतम लोगों के द्वारा बोली जाती है। इट इज अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो प्राचीन समय से यह प्रचलित थी और प्राचीन समय में भी थोड़ी प्रख्यात थी, थोड़ी जो है लोगों के द्वारा उपयोग में ली जाती थी। कुल 8 भाषाएं थी, जिसमें से मैंडरिन जो थी वो एक थोड़ी महत्वपूर्ण थी। ऐसा कहा जाता है कि चीन के प्रत्येक प्रांत में उसकी अलग भाषा थी। जैसे आज के समय हम लोग भारत के संदर्भ में देख सकते हैं कि भारत में भी आप एक जो प्रदेश है, एक क्षेत्र है, उसको छोड़ो दूसरे क्षेत्र में दाखिल हो तो वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो बोली है, यानी कि वहाँ की जो एक्सेंट है, उसमें हमें तफावत दिखता है। तो ठीक ऐसा ही चीन के प्राचीन समय के इतिहास में या प्राचीन समय के समझ में ऐसा ही रहा था। संक्षिप्त में विशेष प्रकार की आबोहवा, भौगोलिक परिस्थिति आदि चीजों ने चीनी संस्कृति के विकास में उम्दा भूमिका निभाई। दोनों पक्ष है। एक पक्ष ऐसा है कि चीन को इससे जो है नुकसान हुआ कि वो आइसोलेट रहा, दुनिया के संबंध में नहीं रहा, और दूसरा एक पक्ष है कि विश्व के संबंध में भले नहीं रहा मगर उसने अपनी जो संस्कृति है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा तरीके से उसका विकास किया। अपने तरीके से खेती, वाहन व्यवहार, भाषा, लिपि आदि चीजों का महत्व विशेष है चीनी संस्कृति के विकास में। देखिए यह सब अपने तरीके से उन लोगों ने विकसाया, बाहर से कोई नहीं आया जो उसके साथ कुछ लाया हो, सब कुछ उन लोगों ने अपना आप ही विकास किया, जो अपने आप में ही एक बड़ी बात है और उसको चीन की हम लोग अचीवमेंट कह सकते हैं। देखते हैं ऐतिहासिक भूमिका में। देखिए प्राचीन सभ्यताओं में चीनी संस्कृति का महत्व विशेष था, उसमें में कोई संदेह नहीं है। संभवतः चीनी संस्कृति लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। इसमें जैसे हमने जिक्र किया, विद्वानों के बीच में कुछ मतांतर है, उन लोगों का मत जो है वे कुछ मिल नहीं रहे हैं। एक गुट जो है विद्वानों का वो ऐसा कहता है कि चीनी सभ्यता प्राचीनतम है, यानी कि सिंस टाइम इममेमोरेबल, एज लाइक वी हैव सीन इन द केस ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और एक जो गुट है, दूसरा गुट, वो ऐसा कहता है कि चीनी सभ्यता जो है वो दरअसल सुमेर के तत्वों से बनी है, सुमेर की सभ्यता के तत्वों से बनी है, सुमेर के तत्वों से बनी है। ठीक है, तो ये एक वर्ग ऐसा है कि प्राचीनतम मानता है और दूसरा वर्ग ऐसा है कि सुमेर की सभ्यता से यह सभ्यता का विकास हुआ था, यानी कि थोड़ी बाद में आई थी। ये लोग मानते हैं कि पहले से ही मौजूद थी। तो ये थोड़े मत मतंत्र यहाँ रहे हैं, मगर अगर हमें कंक्लूड करना हो तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि चाइनीज सिविलाइजेशन जो है, या आप कह लीजिए चीनी सभ्यता, वो प्रागैतिहासिक काल से वहाँ वसती थी। हमें पूरे चाइना में से कुछ प्रागैतिहासिक समय के तथ्य भी मिले हैं, उसके अवशेष भी मिले हैं। तो उस सब चीज़ों से हम लोग ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशंस वर देयर इन चाइना। देखते हैं आगे। आधारभूत अवशेषों के अनुसार चीन का इतिहास ईसा पूर्व 2357 से शुरू हुआ था। ये एक थोड़ी महत्वपूर्ण बात है। द recorded history, political history of China started from 2357 BC। ये हमें याद रखना चाहिए। देखिए अब चीनी इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग इसे 3 विभागों में विभाजित कर सकते हैं पूरे इतिहास को। यह प्रथम है, यह द्वितीय है और यह थर्ड है। सबसे पहले जागीरशाही समय यानी कि फ्यूडलिज्म, उसके बाद राजाशाही समय यानी कि मोनार्की, और वर्तमान साम्यवादी समय यानी कि कम्युनिज्म। यहां हमें भेद समझना है, कम्युनलिज्म की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ कम्युनिज्म की बात हो रही है, बीच में साम्यवाद की बात हो रही है। दोनों ही बहुत ही अलग अलग चीज है। देखिए जागीरशाही समय में, जिसकी शुरुआत ईसा पूर्व 2357 से हुई, 221 तक चला, 221 BC तक।
देखिए उसमें कुल 5 महत्वपूर्ण समय काल है, जिसमें क्षिया डायनास्टी है, शांग डायनास्टी है, जोउ डायनास्टी है, स्प्रिंग ऑटम पीरियड है और वारिंग स्टेट्स है। वारिंग स्टेट्स ऐसा राज्य जो निरंतर युद्ध में ही रहे, ऐसे राज्य जो युद्धखोर हो, उसे वारिंग स्टेट कहा जाता है। और ऐसा समय चीन के हमें जागीरशाही समय के इतिहास में प्राप्त होता है, जिसका जिक्र हम लोग आगे देखेंगे। राजाशाही की बात करें तो किन डायनास्टी है, उसके बाद हान डायनास्टी है, उसके बाद 6 राज्यों का समय है, सिर्फ 6 पीरियड नहीं है, 6 राज्यों का समय है। उसके बाद टांग डायनास्टी है, उसके बाद 5 राज्यों का समय, उसके बाद सोंग, लियो, इन, वेस्टर्न क्षिया डायनास्टी, युआन डायनास्टी, मिंग डायनास्टी और आखिरी में किंग डायनास्टी, QING। तो ये सब जो है वे राजाशाही समय की जो है राजवंश है और उस समय वे लोग राज करते थे। और आखिरी में वर्तमान साम्यवादी समय जिसकी शुरुआत 1912 तक हुई। राजाशाही समय की शुरुआत ईसा पूर्व 221 से शुरू हुआ, 1912 तक चला, यानी कि इट वाज ए क्वाइट लॉन्गर पीरियड। और कम्युनिज्म, वर्तमान कम्युनिज्म समय की शुरुआत रिपब्लिक ऑफ चाइना, और उस समय में हमने देखा, और 1949 से इट बिकेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इन दोनों में भी भेद है। जब मौका मिला तो उसकी बात करेंगे किसी और समय, मगर आज हमारा विषय वो नहीं रहेगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। याद सिर्फ यही रखना है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना वो भी एक अलग बात थी, जो 1912 से 1949 तक रही, और 1949 से आज तक का जो चाइना है वो भी एक अलग बात है, वो भी एक जो है दूसरी बात है। तो दिस वाज द एंटायर माइंड मैप ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन, या कह लीजिए आप चाइनीज पॉलिटिकल हिस्ट्री। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, हमारी जागीरशाही से शुरुआत करेंगे, उसके बाद राजाशाही देखेंगे। सबसे प्रथम जागीरशाही समय में अगर बात करें तो सबसे प्रथम क्षिया डायनास्टी, यह राजवंश चीन का प्रथम राजवंश है, जिसके प्राचीन ऐतिहासिक साहित्यिक तथ्य हमें मिले हो। देखिए कोई ऐसा राजवंश के जिसके सर्वप्रथम बार राजकीय इतिहास में मिला हो, तो ये क्षिया जो डायनास्टी है वो सर्वप्रथम रही है। उसके बाद ईस्वी सन 1959 में उत्खनन तक राजवंश एक कल्पित राजवंश था। आज तक यह राजवंश जो एक मिथ समान था, वो अब एक वास्तविकता में तब्दील हो गया है, क्योंकि आज हमें उत्खनन के माध्यम से हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए, और उससे हम लोग यह निष्कर्ष जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी भी मिली है, जो संभवतः इस समय की है, यानी कि दे वर नोन टू पोटरी। यहाँ से हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और पोटरी के साथ साथ दे वर ऑल्सो फैमिलियर विथ पेंटिंग विच वॉज डन ऑन द पोटरी फॉर गार्निशिंग इट। देखते हैं आगे। ऐतिहासिक साहित्यों के मुताबिक यह राजवंश का अंत बैटल ऑफ मिंगतियाओ से हुआ। देखिए बैटल ऑफ मिंगतियाओ यह एक चीन का प्राचीन युद्ध है, और जैसे हमें यहाँ समय सीमा दी गई है, ईसा पूर्व 1600 के आसपास यह जो युद्ध है वो लड़ा गया था, जिसमें क्षिया और सामने शांग, ये दोनों कुल है, क्लाइंस है, उन दोनों के बीच में जो है संघर्ष हुआ था, जिसमें विजय जो है वह सांग की हुई थी। और यह जो बैटल ऑफ मिंगतियाओ है, उसका जो परिणाम कुछ ऐसा रहा कि सांग डायनास्टी के शासन की शुरुआत हुई, सी डायनास्टी का अंत हुआ, यह कुछ इसका परिणाम हुआ। अगर हम उसके कमांडर की बात करें तो दोनों पक्ष है। क्षिया बाजू से एक जी नामक कमांडर था, वो लड़ा था, और सांग बाजू से एक तांग नामक कमांडर था, उसने जो है लड़ाई लड़ी थी। सांग डायनास्टी की विजय हुई, क्षीण राजाओं को उन लोगों ने मार दिया, और पूरा का पूरा जो उन लोगों का प्रदेश था क्षिया डायनास्टी का, वो यहाँ के जो राजा थे सांग डायनास्टी के, उन लोगों के द्वारा जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। देखते हैं आगे सांग डायनास्टी। यह राजवंश के साक्ष्य हमें मिले, उससे हम 2 विभागों में इसे विभाजित कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। देखिए सर्वप्रथम अगर समय सीमा की बात करें तो 1600 BC से 1046 BC तक यह पूरा वंश चला। सबसे प्रथम बात, अब अवशेषों के आधार पर इसे हमें जो है विभाजित करना होगा, जिसकी मुताबिक
टेरीलैंग नामक जगह से एक हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं इस राजवंश के, और दूसरा मॉडर्न डे हेनान नामक जगह से हमें अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिस वाज द फर्स्ट हाफ ऑफ सांग डायनेस्टी एंड दिस वाज द लेटर हाफ, दिस वाज द सेकंड हाफ, ऐसा माना जाता है। देखते हैं आगे। 3 राजाओं ने इस राजवंश में राज किया। पाटनगर राजधानी को 6 बार बदला गया। देखिए कितनी अराजकता होगी वहां, हम लोग यहां से ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पूरा का पूरा जो राज्य था वो अराजकता पूर्ण राज्य था, इट वाज अ स्टेट ऑफ एनार्की। 6 बार जो है यह राजधानी बदली गई। आखिर में यिन नामक YIN यिन नामक एक शहर था जिसको आखिरी राजधानी बनाया गया, आखिर की और महत्वपूर्ण भी सबसे इन 6 में से। इट वॉज लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आखिरी थी मगर महत्वपूर्ण हो गई। और यही इन डायनास्टी ने ही, यह एन है, ये आपको ध्यान रखना है, यह इन डायनास्टी ने ही यह क्षेत्र को सुवर्ण युग के करीब लाके खड़ा कर दिया। सुवर्ण युग, तो इतना विकास हुआ, इतनी समृद्धि जो है वह इस समय में बढ़ी जब यिन नामक नगर जो था वो एक राजधानी था यह सांग डायनास्टी की। और समय सीमा की बात करें तो इनको प्रोबेबली 1300 BC में इसको राजधानी का दर्जा दे दिया गया, राजधानी बना दिया गया। सामान्य रूप से इन डायनास्टी का मतलब लेटर हाफ ऑफ सांग डायनास्टी होता है। देखिए डायनास्टी एक ही है, सांगी है। यहाँ इन डायनास्टी अब राजधानी बन गया तो पूरे के पूरे राजवंश को इन राजवंश से जाना जाता था। और इतिहास में यह इन राजवंश को सांग राजवंश के दूसरे भाग के रूप से जो है परिचित किया जाता है। उत्खनन के दौरान कई सारी चीजें हमें यहाँ से मिली है, कई सारी चीजें मिली है जिसमें साहित्यिक अवशेष भी है और बिन साहित्यिक अवशेष भी है। बिन साहित्यिक में आप लोग समझ सकते होंगे कि पोटरी होगी या अन्य कोई जो है उस समय के ज़ेवरात होंगे या अन्य कोई ऐसी चीजें होंगी जिससे हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब तीसरी बात आई जोउ डायनास्टी की, जिसने लगभग 700 वर्ष या 800 वर्ष राज किया। देखते हैं यह राजवंश इनके इतिहास का लंबा राजवंश है। जोउ डायनास्टी की उद्भव प्रक्रिया यल्लो यानी कि युवांग ही नदी की घाटी में शुरू हुई। इट वॉज वेरी इन प्रॉक्सिमिटी टू युवांगी रिवर। ऐसा प्रतीत होता है कि जोउ राजवंश का राज्य अर्ध जागीरशाही समय से शुरू हुआ था। अर्ध जागीरशाही समय यानी कि अब धीरे धीरे जागीरशाही का अंत होने वाला है और आगे जिनके इतिहास में राजाशाही जो है उसका उद्भव होने वाला है, उसका विकास होने वाला है पूर्ण मात्रा में। जोउ डायनास्टी ने धीरे धीरे सांग डायनास्टी पर कब्जा करना शुरू किया। अब धीरे धीरे जोउ डायनास्टी शक्तिशाली होती गई, अपनी जो राजकीय ताकत थी उसने बढ़ावा किया और सांग के ऊपर अब कब्जा करना धीरे धीरे शुरू किया, दबाव बढ़ाना शुरू किया। देखिए यहाँ एक हमारे पास तस्वीर है, जिस तस्वीर में हम लोग एक युद्ध की तस्वीर देख सकते हैं। यह युद्ध दरअसल बैटल ऑफ मुये है। बहुत एंशिएंट चाइना की बात है, बैटल ऑफ मुये है। और इसमें इसके जो 2 पक्ष थे उसमें से एक पक्ष था जोउ जो कि जो है बड़वाखोर था, और दूसरा जो पक्ष था वो शासक पक्ष था जिसका नाम था सांग। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में परिणाम ऐसा आया कि जोउ राजवंश का जो है विजय हुआ, उसकी जो है जीत हुई, और सामने जो शासक था सांग उसकी भयंकर हार हुई। सांग का शासन जो है वो खत्म हो गया। यहाँ से जोउ राजवंश की जो सत्ता है उसकी शुरुआत हुई। और इसके वर्ष की बात करें तो लगभग 1046 में यह बैटल ऑफ मुये जो है वह हुआ था। इसके कमांडर भी थे, एक बाजू जी फा था और दूसरी बाजू किंग जोउ था जो कि सांग का ही था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जोउ की आर्मी ने सांग राजाओं को हराकर उन लोगों को बंदी बना लिया गया, उन लोगों को मार दिया गया।
यहां से जोहू डायनेस्टी की शुरुआत हो चुकी। जोहू के राजा ने उस समय एक संकल्पना दी जिसे मैंडेट ऑफ हेवन कहा जाता है। देखिए हमारे पास यहाँ एक फोटोग्राफ है जिसका शीर्षक हमें दृश्यमान है, द डायनास्टिक साइकिल, राजवंशों का चक्र जिसे कहा जाता है। सिंपली कुछ नहीं है, ऐसा ही है कि अगर कोई राजवंश की राज्य सत्ता आए, सत्तारूढ़ हो कोई राजवंश, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि अब तब उसको जो राजवंश है वह छोड़ना पड़ेगा और कोई नया राजवंश जो है वह सत्तारूढ़ होगा। वो थोड़े समय राज्य करेगा, फिर जब उसका समय आ जाएगा तो उसको भी सत्ता छोड़नी होगी, कोई तीसरा राजवंश आ जाएगा। तो एज ए साइकिल यह प्रेजेंट किया। और चीन में यह पहली बार था कि ऐसा कोई जो है, ऐसी कोई फिलसूफी, ऐसा कोई तत्वज्ञान जो है वह प्रेजेंट किया हो, और वह प्रेजेंट करने का समय जो था वह जोहू डायनेस्टी का था। देखते हैं, न्यू डायनेस्टी ब्रिंग पीस, रिबिल्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। रिबिल्ड्स यहाँ शब्द यूज किया गया है, शब्द का उपयोग हुआ है, क्योंकि जो प्रथम जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो कोई सामने वाले पक्ष ने मार गिराया होगा, उसको नुकसान किया होगा। तो जो कोई नया राजा आएगा वो सबसे पहले तो शांति कायम करेगा, उसके बाद जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फिर से पुनः जो है उसका बांधकाम करवाएगा। गिव्स लैंड टू पीजेंट, कृषकों को जमीन देगा खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए। एंड प्रोटेक्ट्स पीपल, लोगों की रक्षा करेगा। अब यह नई जो है वह अब धीरे धीरे समय के चलते वो अब पुरानी हो जाएगी, तो उसमें लोगों को लगेगा कि हम लोग ज्यादा कर दे रहे हैं। जैसे जैसे राज्य जो है वह पुराना होता जाएगा, उसकी सत्ता जो है वह दुर्बल होती जाएगी, राजा जो है वह दुर्बल होते जाएंगे, तो वो लोगों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो स्टॉप प्रोटेक्टिंग पीपल, लेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डीके। दुर्बल है सत्ता, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे राज्य का उसको वो जो है तबाह होने देगा, उसको डीके होने देगा, यानी कि सड़ने देगा। ट्रीट्स पीपल अनफेयरली, लोगों के साथ व्यवहार जो है वह व्यवहार अब दुष्व्यवहार होगा। राजधानी नहीं रहेगी तब तक ही व्यवहार रहेगा, जैसे ही पुरानी होगी तो व्यवहार दुष्व्यवहार में तब्दील हो जाएगा। फिर क्या आएगा, उसका कोई प्रतिस्पर्धी आएगा जो इस दुर्बल राजवंश को उसके साथ संघर्ष करेगा, उसको मार गिराएगा, फिर वो अपनी सत्ता कायम करेगा। तो वो नया राजा कहलाएगा, नया राजवंश कहलाएगा। तो फिर से वो साइकिल शुरू होगी। विल ब्रिंग पीस, विल रिबिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, विल प्रोटेक्ट पीपल। ओल्ड डायनेस्टी लूजेस मैंडेट ऑफ हेवन, प्रॉब्लम्स, फ्लड, अर्थक्वेक, पीजेंट रिवोल्ट, इन्वेडर अटैक एम्पायर एंड बैंडिट्स राइड कंट्रीसाइड। जैसे ही ओल्ड होगा तो स्वर्ग में से एक संदेश आएगा, और उस संदेश में ऐसा कहा जाता है कि नया पक्ष ही लेकर आएगा, जो पक्ष जो पुराने पक्ष के ऊपर विजय करने वाला हो। फिर नई डायनेस्टी जो क्लेम करेगी कि हमारे पास मैंडेट ऑफ हेवन है, हम ही यहाँ सत्तारूढ़ होंगे, फिर से अमन लाएंगे, फिर से चैन लाएंगे। और यह प्रोबेबली चाइना में पहली बार इसका एप्लीकेशन हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मैंडेट ऑफ हेवन। ये एक मिथ है, मगर जोहू जो राजा थे वे इसको मानते थे। देखिए, अब एक हमारे पास समय काल है जिसको स्प्रिंग ऑटम पीरियड कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि यह मौसम का नाम है और यहाँ क्या कर रहा है, तो इस बाजू जो आप पिक्चर देख रहे हैं यह स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स की है। यह एक साहित्यिक प्रकार है, साहित्यिक रूप है, जिसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन वर्षों की, उन समय की, उसको लिखा गया है और उसको संवर्धित भी किया गया है, इसको संरक्षित भी किया गया है। तो उसके ऊपर ही, यह साहित्यिक प्रकार के नाम के ऊपर ही यह पूरे समय का या कालखंड का जो नाम है वह ही स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड रख दिया गया। देखते हैं, इसका समय 722 BC से 426 BC है, हार्डली 250 ईयर्स हम लोग कह सकते हैं। इस समय में चीन में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। द एंटायर पावर विच वॉज सेंट्रलाइज्ड टिल डेट नाउ डिसेंट्रलाइज्ड। इस समय जो स्थानिक सैन्य नेतृत्व था वो अपना आधिपत्य जमाने लगा। और एक बात आप समझ लीजिए कि जब सेंट्रलाइजेशन में से डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो उसका मुख्य कारण वही होता है कि सेंट्रल की जो ताकत है, केंद्र शक्ति है, वो दुर्बल बनी और धीरे धीरे जो स्थानिक नेतृत्व है वो अपना माथा उचकने लगे, वो धीरे धीरे जो है
बलवान बनने लगे, शक्तिशाली बनने लगे। इस समय का नाम स्प्रिंग ऑटम साहित्य के नाम से पड़ा है, जो हमने बात की। स्थानिक सैन्य नेतृत्व के विद्रोह के साथ ईशान दिशा में से भी आक्रमण शुरू हो गए। स्थानिक तो यहाँ सब विद्रोह कर ही रहे थे, मगर उसके साथ साथ ईशान दिशा में से भी आक्रमण जो है वे शुरू हो गए। और यही बात मार्क करती है जोऊ डायनास्टी के सेकंड हाफ को। यहां से जोऊ का सेकंड हाफ जो है वह शुरू हुआ, जोऊ डायनास्टी का। देखिए यह जो फोटोग्राफ है यह भी स्प्रिंग एंड ऑटम एनाल्स की ही है, स्प्रिंग एंड ऑटम एनाल। देखिए यह जो साहित्यिक प्रकार है यह एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे। लू नामक एक राजा था, LU। दूसरी बात, ये जो लू था इसका जो स्टेट था, जो स्टेट ऑफ लू कहते हैं, वो दरअसल 241 ईयर्स तक रहा। और इस साहित्य में 241 ईयर्स का इतिहास जो है वो हमें यहाँ से मिलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण ये डॉक्यूमेंट्स है और कितने महत्वपूर्ण आप समझ सकते हो कि यह साहित्य प्रकार है। और ये जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इनमें से 50% हमें इस साहित्य ने दिया है। जो आज के समय हम लोग यह चीनी सभ्यताओं के राजवंश के नाम, राजाओं के नाम, उनके जो है राज्यकाल के समय, या आप कह लीजिए महत्वपूर्ण युद्ध जिसका हमने जिक्र किया, आगे 2 युद्ध का जिक्र किया, ये सब बातें जो है ये अधिकांश रूप से इस साहित्यिक प्रकार से हमें प्राप्त होती है, तो थोड़ा महत्वपूर्ण है। देखते हैं अब चीन में कई सारे राज्य है, क्योंकि स्थानिक नेतृत्व बलवान हो गया है और इसी की वजह से देयर आर मल्टीपल स्टेट्स इन द एंटायर रीजन ऑफ चाइना। और इनका जो आंकड़ा है वो दरअसल फ्यू हंड्रेड्स है, फ्यू हंड्रेड्स। और कुछ तो एक गांव, छोटे गांव जैसे है, छोटे गांव। 6th सेंचुरी BC तक सारे छोटे राज्य पर बड़े राज्यों ने कब्जा कर लिया। 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी तक ये जो छोटे छोटे स्थानिक राज्य थे उन राज्यों पर बड़े राज्यों ने अपना कब्जा जो है वह जमा लिया। इस समय के दौरान चीनी तत्वज्ञान की कई शाखाओं का उदय हुआ। देखिए हमारे पास 2 फोटोग्राफ है, दोनों ही चीनी महानुभावों का फोटोग्राफ है, प्राचीन महानुभावों का फोटोग्राफ है, जिसमें यह फोटो कन्फ्यूशियस का है और यह जो फोटो है वह लाओ त्से का है। दोनों ही अपने आप से महत्वपूर्ण है, दोनों तत्वचिंतक है, तत्वज्ञानी है। और इसमें से जो कन्फ्यूशियस है इसका प्रभाव आज के समय भी हमें चीन पर दिखता है। इवन चीन के जीवन में भी हमें कन्फ्यूशियस के सिद्धांत जो है वे नजर आते हैं। तो इतना अच्छा प्रभाव यह महानुभाव के तत्वज्ञान का पूरे चाइना के ऊपर पड़ा था। अभी तो यहाँ इन लोगों की शुरुआत हुई है, अब वे लोग धीरे धीरे अपना जो संदेशा है उसको प्रचार करेंगे, उसको प्रोपोगेट करेंगे। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा कि यस, ये जो व्यक्ति बात कर रही है वो बात तो बिल्कुल अच्छी है, सच्ची है। फिर धीरे धीरे इसका इन्फ्लुएंस जो है वो चीनी समाज पर, चीनी व्यक्तियों पर दिखना हमें शुरू होगा। और ये भी एक तत्वचिंतक ही है जिसने ताओइज्म प्रमोट किया था। देखते आगे, वारिंग स्टेट्स पीरियड। देखिए वारिंग स्टेट्स संघर्षमयी या संघर्षपूर्ण राज्य कह लीजिए, इसका समय था। जितने राज्य थे वे एक दूसरे के साथ निरंतर संघर्ष में ही थे। देयर वाज एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ पीस। यहाँ शांति नहीं थी, सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष था। राजकीय एकीकरण के बाद 7 शक्तिशाली राष्ट्र अस्तित्व में आए 5वीं सदी की समाप्ति तक। 7 शक्तिशाली राज्य जो एक दूसरे के साथ परस्पर निरंतर लड़ते ही रहे। देखते हैं आगे, जोऊ राजा के हाथ में नाम मात्र की सत्ता रह गई, क्योंकि जोऊ जो नेतृत्व था वो धीरे धीरे दुर्बल हो गया। देखिए इस समय में कई विकासात्मक सिद्धियां हासिल हुई, कला, संस्कृति व गणित में भी। तो विकास तो हुआ चाइना का, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद किंग शी हुआंग के समय से वारिंग स्टेट पीरियड की समाप्ति की शुरुआत हो चुकी थी। किंग शी हुआंग यह एक शक्तिशाली व्यक्ति था। देखिए यहाँ एक बाजू हमारे पास मैप है द वारिंग स्टेट्स ऑफ चाइना का, जिसके तहत 7 राज्य है और सातों के सातों एक दूसरे के साथ
लड़ते रहते हैं। किन है, हान है, वई है, जाओ है, यान, चू, की। तो दिस वर द स्टेट्स विद इन द चाइना। दिस वर द एंशियंट स्टेट्स हम लोग कह सकते हैं। देखिए यहां तक जो हमने बात की वॉरिंग स्टेट्स तक, ये एक जागीरशाही समय की बात थी। अब यहां से राजाशाही समय की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत सर्वप्रथम जो राजवंश था वो किन राजवंश था। देखते हैं इतिहासकारों के द्वारा किन डायनास्टी से किंग डायनास्टी तक का जो समय है वह राजाशाही समय माना जाता है, जो सबसे बड़ा है, जो हमने देखा था 221 BC से आई थिंक 1912 तक यह पूरा समय जो है वह फैला हुआ है। चीन के इतिहास में भी यह समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण हो भी क्यों ना, क्योंकि जो फेरफार हुए हैं, जो थोड़े जो है इम्पोर्टेंट हो, वो दरअसल इसी समय में ही हुए थे। देखते हैं आगे। हालांकि इस राजवंश का राज सिर्फ 12 वर्षों तक ही चला। जो यह डायनास्टी थी, यह डायनास्टी सिर्फ 12 इयर्स तक ही राज कर पाई। देखिए हमारे पास एक फोटोग्राफ है जिसमें हमें जो हमने पहला फोटोग्राफ देखा उसके जैसा ही है, मगर यहाँ हमें देखना है कि यह जो किशिंग हुआंग था, किनशिंग हुआंग जिसे आप कह सकते हैं, उसने यह पूरे प्रदेश को यूनिफाई किया। ही यूनिफाइड द वारिंग स्टेट्स और उसमें से एक बड़ा शक्तिशाली प्रदेश का निर्माण किया। तो ये उसकी एक अचीवमेंट है, अच्छी अचीवमेंट है। सम्राट किंग शी हुआंग के बारे में देखिए, इस राजवी को शी हुआंग टी के नाम से भी जाना जाता है। शी हुआंग टी, इतिहासकार जो है वे इसे इस नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, यह चीन में परिवर्तन लाने वाला राजवी था। इसके पहले कोई ऐसा क्रांतिकारी राजवी जो है वह चीन ने नहीं देखा था। यह संभवतः प्रथम राजवी था जिसने परिवर्तन के दरवाजे खोले। दूसरी अगर अचीवमेंट की बात करें तो यह राजा ने सामंतशाही को खत्म किया। सामंतशाही को खत्म, यह भी एक अच्छी बात है। यहां से राजाशाही की शुरुआत हुई, यही राजा के समय से राजाशाही शुरुआत। यह राजा अपने आप को जीवन पर्यंत राजा बनाए रखना चाहता था, तो इसी डर की वजह से यह राजा ने कई ऐसे चाइना के साहित्यिक ग्रंथ थे जो उसने नाश कर दिए, और जो नाश नहीं किए वो कुछ छुपा दिए। और इसी समय जो बुद्धि वर्ग था चाइना में, कुछ बौद्धिक व्यक्ति जो थे, वे लोग समझ गए कि यह जो राजा है, अगर इसके हाथ में यह पवित्र ग्रंथ या कह लीजिए महत्वपूर्ण ग्रंथ लग गए तो ये राजा जो है उसको नाश कर देगा। तो इसी डर से यह सब बौद्धिक लोगों ने कुछ ग्रंथ जो है वे कुछ जगह पर छुपा दिए, जमीन के नीचे गाड़ दिए, ताकि भविष्य में अगर किसी के हाथ में आ जाए तो उसको सच जो है वह मालूम पड़े, यह राजा के पहले का सच जो है वह मालूम पड़े। और यह ग्रंथों को ढूंढने का काम जो है वह कन्फ्यूशियस और उसके अनुयायियों के द्वारा बहुत ही अच्छे प्रमाण में हुआ। कन्फ्यूशियस ने लगभग सारे ग्रंथ खोज डाले और उनमें से उनका अध्ययन किया, और उनमें से जो सच्चा इतिहास था किन शिंग हुआंग के पहले, उसको बाहर निकाला, प्रजा के सामने रखा। उसके बाद किंग शी हुआंग के राजा से राजाशाही का प्रारंभ हुआ, जो हमें मालूम है। चीन के प्रांतों को पुनर्रचित किया, उसने सत्ता का केंद्रीकरण किया। देखिए ही इज द किंग, यहां जो फोटोग्राफ है हमारे पास पोर्ट्रेट, ही इज किंग शिंग हुआंग। प्रांतों को पुनर्रचित किया, यह प्रांत है, प्रोविंस की बात है। उसने सत्ता का केंद्रीकरण किया, विच मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड। जो वारिंग स्टेट के समय जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था उसको फिर से पुनः सेंट्रलाइज किया, पुनः सत्ता का केंद्रीकरण किया, उसके हाथ में ली। अपनी सर्वोपरि सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से सारे महत्वपूर्ण साहित्य या ग्रंथों का नाश किया, जो जिक्र हमने किया। और जो कुछ बौद्धिक व्यक्ति थे वे लोगों को पता चल गया, और उन लोगों ने अपनी सूझबूझ से ये जो कुछ ग्रंथ थे वे कहीं छिपा दिए या दफन कर दिए, जिसको आगे जाके कन्फ्यूशियस और उसके अनुयायियों ने ढूंढ निकला और सच जो है वो प्रजा के सामने रखा। देखते हैं चीन में राजकीय क्रांति का प्रणेता किन शी हुआंग खूब महत्वाकांक्षी था। देखिए बहुत ही
बड़ा सा फिगर है, बहुत बड़ा सा पब्लिक फिगर है एंशियंट चाइना का, जिसे मैन ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है, या आप कह लीजिए परिवर्तन का मसीहा कहा जाता है। वो अपना राज्य हजारों साल तक सुस्थापित रखना चाहता था। वो तरंगी था और अपने राज्य को हजारों सालों तक जो है स्थापित रखना चाहता था या सत्तारूढ़ रखना चाहता था। किंग शी हुआंग ने ही उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व के आक्रमणों से बचने के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और हमें मालूम होनी ही चाहिए। ये महानुभाव थे जिसके द्वारा चीन की यह दीवार का निर्माण जो है वह हुआ था। राजधानी व प्रांतों को राजमार्गों से जोड़ा गया, वाहन व्यवहार को सरल बनाया। थर्ड राजवंश के दौरान कुटुंब में आंतरिक विद्रोह के बढ़ने से यह राजवंश का जो है शासन उसका अंत हुआ। और एक बात यहाँ हम भूल रहे हैं, जो ये किंग शी हुआंग था उसने अपने आप को एम्परर कहना शुरू कर दिया था। एम्परर या आप कह लीजिए हुआंगड़ी। हुआंगड़ी यानी कि चीनी भाषा में उसे सम्राट कहा जाता है, तो वो अपने आप को उसी से संबोधन करना चाहता था या उसको मनपसंद था। कन्फ्यूशियस, लाओ त्से जैसे प्रबुद्ध तत्वज्ञानी भी इस समूह में हुए थे। यह समय की बात है, समूह नहीं है, समय। देखते हैं आगे। अब हान डायनेस्टी की बात है जो 202 BC से 221 AD तक चली, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 400 ईयर्स हम लोग कह सकते हैं। नपुंसक राजाओं से प्रजा बेहाल थी, हिजड़े शासन करते थे। ऐसा भी समय आया है चाइना में, प्राचीन चाइना में, कि जो ये नपुंसक होते हैं वे भी शासन करते थे। हुपे प्रांत के एक साधारण सैनिक ची एन श्री ने, देखिए नाम यहाँ थोड़े कठोर आएंगे, कठिन आएंगे, तो हमें थोड़ा ध्यान देना है, ने इस राजकीय अव्यवस्था का लाभ लेते हुए लश्करी ताकत से चू, हान, वाई और चाओ इत्यादि राजवंश के जो राजकुमार थे, राजवंश के प्रिंस, उन लोगों को राजा घोषित कर दिया। और चीमा भी है उसमें मौजूद। यह राजा टिक नहीं पाया, सम्राट को नपुंसक ने मार दिया। यह राजा टिक नहीं पाया, यह राजा बना खुद, और यह जो राजवंश थे उन लोगों को जो है सूबेदारी सौंपी गई, उन लोगों को सूबेदारी घोषित कर दी गई, यानी कि प्रांतों का राजा घोषित कर दिए गए। मगर नपुंसकों ने यह सम्राट को मार गिराया, और ये जो इसका जो ढांचा था वह ज्यादा साल तक चल नहीं पाया। देखिए यहाँ में एक मैप है जिसमें मैं हान डायनेस्टी जो है वह दृश्यमान होती है, आप देख सकते हो। ऑरेंज कलर का जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वह दरअसल हान डायनेस्टी का है। प्रजा के इस विद्रोह में से एक सामान्य किसान का लड़का लियू बांग ने नायक की भूमिका अदा की। लियू बांग, LIUBANG, जो कि एक सामान्य किसान पुत्र था, कृषक था, मगर यह अराजकतापूर्ण माहौल था और इसमें कोई एक को नेतृत्व लेना था प्रजा का, तो इस व्यक्ति ने नेतृत्व लेना पसंद किया और अच्छा नायक बनकर उभर कर सामने आया। लियू बांग के सामने और विद्रोही नेता था शियांग यू। शियांग यू नामक एक नेता था जो लियू बांग का प्रतिस्पर्धी था। इन दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ जिसे बैटल ऑफ गैक्जिया कहा जाता है, जिसका परिणाम ये आया कि लियू बांग विजयी हुआ और सामने उसका जो प्रतिद्वंदी था शियांग यू, उसकी बुरी तरह से पूरे युद्ध में हार हो गई। अब सम्राट लियू बांग सर्वसत्ताधीश बना, ही बिकेम सुप्रीम। कोई नहीं था उसका प्रतिस्पर्धी उसको दबाने वाला, तो ही बिकेम सुप्रीम। यह सम्राट ने सु नाम धारण किया, सु नाम धारण किया। देखिए यहां हमारे पास फोटोग्राफ है, ये लियू बांग की ही है, आप देख सकते हो। ही वॉज एंशिएंट एम्परर। लियू बांग ने हान नदी पर
शेजवान व सेंसी के प्रदेश पर प्रभुत्व हासिल करके अपनी सत्ता की, अपने वंश की सत्ता की स्थापना की। ये दो प्रांत यहां हमें याद रखने हैं, हान नदी पर शेजवान व सेंसी, ये दो प्रांतों का यह सम्राट बना। इस वंश ने लगभग 4 सदी तक राज्य किया। यह राजवंश ने टोटल 4 सदी तक राज्य किया। इस वंश के शासन समय को स्वर्ण युग माना जाता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हान वंश महत्वपूर्ण। और नीचे जो आप पिक्चर देख रहे हो युद्ध का, यह बैटल ऑफ गेजिया है, जो कि लियू बांग और उसके क्षियांग यू नामक प्रतिस्पर्धी के बीच में लड़ा गया था। लियू बांग ने प्रांतों का वहीवट सरदारों के पास करवाना शुरू किया, सरदारों के पास जो कि विश्वासु हो। ऐसे सरदारों के पास लियू बांग ने अपना राज्य वहीवट उसको सौंपा और उसको बोला कि आप यहाँ ध्यान रखो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे सामंतशाही जो है वो फिर से जीवित हुई, जो मर गई थी। सामंतशाही जीवित हुई, उसके साथ साथ यहाँ जो बौद्धिक वर्ग था, बौद्धिक वर्ग, अब वो राज्य का प्रशासन करने लगा। राज्य के प्रशासन में वो अब क्रियाशील हो गया, यानी कि एक्टिव हो गया। इस समय में कला का अच्छा खासा विकास हुआ। और एक बात महत्वपूर्ण, चीन की प्राचीन परंपरा और प्राचीन संस्कृति का विकास जो है वो यहां से फिर से हुआ। प्राचीन संस्कृति का विकास यहां से फिर से हुआ। प्राचीन संस्कृति विकास। देखते हैं आगे। इस राजवंश के समय के दौरान कन्फ्यूशियस विचारधारा का विकास हुआ। देखिए, कन्फ्यूशियस वहां आया था, तब उसने प्रोपोगेट किया। अब यहां से उसके प्रोपोगेशन को, उसके प्रचार को वेग मिला, गति मिली। कुछ समय पश्चात इस वंश के राज भी निरंकुश बने। जैसे जैसे समय चलता गया, डायनास्टी न्यू में से ओल्ड हुई, तो ये राजवी दुर्बल के साथ साथ निरंकुश भी बने, अनियंत्रित भी बने। और इन लोगों के प्रशासन में भी जो अनीति है वो घर कर गई, यानी कि ये राजा अनएथिकल हो गए। और परिणामवश प्रजा ने विद्रोह कर दिया कि ऐसा दुर्बल या ऐसा अनैतिक राजा जो है वो हमें नहीं चाहिए, तो प्रजा ने ऐसा बोल के विद्रोह कर दिया। इस वंश के अमल के दौरान जीवन जरूरी चीज वस्तुओं के दाम आसमान तक पहुंच गए, क्योंकि एनार्की थी, अराजकता थी। तो यह बात सामान्य है कि किसी भी प्रदेश का अर्थतंत्र हो, उसको भी जो है नुकसान होता है, उसके ऊपर भी खतरा रहता है। धीरे धीरे सियाओ वैन व युति के अमल दौरान आर्थिक स्थिति में सुधार आया। फिर उसके बाद के जो राजा हुए, उन लोगों के समय आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा जो है बदलाव जो है या सुधार जो है आप कह लीजिए वो देखने को मिला। और यही समय था जब चीन जो है उसकी समृद्धि पराकाष्ठा पर आ गई। समृद्धि पराकाष्ठा पर, तो ये बात हमें यहाँ याद रखनी है। उसके बाद मंगोल, हुन इत्यादि इस समृद्धि से आकर्षित हुए, वे चीन की तरफ आक्रमण करते आए। अगल बगल के प्रदेश वाले सब गरीब प्रजा थी, भटकती प्रजा थी, तो उन लोगों को यह चीन की समृद्धि देख के उन लोगों को जो है जेलसी हुई और यहाँ आक्रमण करते थे वे लोग फ्रीक्वेंटली, एवरी नाउ एंड देन। और यहाँ से जो मिलकतें थी या महत्वपूर्ण चीज वस्तुएं थी, कीमती, उसको लूट लेते थे। और यही संघर्षों में चीन जो है वह एकदम मजबूती से उन लोगों का सामना किया। चीन ने पूरे संघर्ष में अपनी परिपक्वता का दर्शन करवाया पूरे विश्व को, और इसी की वजह से पूरे क्षेत्र में चीन का जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ गया। तो यहाँ हमें 2 मुद्दे लिखने हैं। एक तो आक्रमण करते थे एवरी नाउ एंड देन, यानी कि संघर्ष चीन के साथ। दूसरा, चीन की परिपक्वता। और तीसरा, चीन का बढ़ता क्षत्रिय प्रभाव, या आप कह लीजिए चीन का क्षत्रिय प्रभाव बढ़ा। क्षत्रिय, तो ये 3 मुद्दे हैं जो हमें यहां याद रखना है। उसके बाद हान वंश के समय के दौरान चीन के प्राचीन साहित्य का विकास हुआ।
चीन के वहीवट व संस्कार में कन्फ्यूशियस के सिद्धांत की परंपरा की शुरुआत हुई। देखिए अब तक कन्फ्यूशियस का सिद्धांत जो था वो सिर्फ प्रोपोगेट कर रहा था, प्रचार कर रहा था, मगर अब इसने व्यक्ति के जीवन में अपनी जगह बना ली। तो यह थोड़ी बड़ी बात है। इस समय के दौरान चीन का साहित्यिक विकास अगर हम देखें तो हमारे पास एक टेबल है जिसके तहत हम लोग कुछ देखने का प्रयास करेंगे। उस तरफ जो है वो ऑथर है और इस तरफ उनके लिटरेरी वर्क है। माओ यांग, प्राचीन काव्यों का संग्रह। शियुसिन, चीनी भाषा का सबसे प्रथम शब्दकोश। उसके बाद सुषुमा, पौराणिक काल से हान वंश तक के इतिहास का प्रतिपादन। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर हम चीनी इतिहास को देखना चाहे तो हमें ये ग्रंथ जो है वो थोड़ा महत्वपूर्ण या फायदेमंद साबित हो सकता है। और आखिरी में लियू यान है, हुई ताओ प्रिंसिपल का प्रतिपादन। और प्रोबेबली यह लियू यान है, ही वाज द बेस्ट पोएट, या आप कह लीजिए महाकवि था चीन का। देखते हैं आगे। इस तरह चीन में इतिहास लेखन की शुरुआत हो गई। इस समय ही पंचांग सुधार का काम भी शुरू हुआ, यानी कि कैलेंडर। तो यह भी एक सकारात्मक बात है किसी भी प्रदेश विशेष के इतिहास के बारे में। एक अनुश्रुति के अनुसार हान की राजधानी चांगयांग के शाही ग्रंथालय से या शाही ग्रंथालय में से हमें शिष्ट साहित्य के 3123 ग्रंथ प्राप्त हुए, दर्शन शास्त्र के 2705 ग्रंथ प्राप्त हुए, काव्य के 1318 ग्रंथ प्राप्त हुए, गणित शास्त्र के 2568 ग्रंथ प्राप्त हुए और युद्ध कला के 790 ग्रंथ हमें जो है प्राप्त हुए, जो आज के समय संरक्षित है। तो आप देख सकते हो कितना विशाल जो है चीन का साहित्य था इतने अर्ली एजेस में। आज के समय अगर हम देख ले तो एक बार मान भी लेते हैं भाई ठीक है, मगर इतने अर्ली एजेस में इतना बड़ा वास्ट साहित्य होना, इट इज नॉट अ लिटरेरी वर्क बट इट इज एक्चुअली अ रेंज ऑफ ए लिटरेरी वर्क। और युद्ध कला के भी हमने ग्रंथ जो है वे देखे। उसके बाद राज्य प्रशासन में काबिल व्यक्तियों को स्थान मिले, इसलिए परीक्षा पद्धति की शुरुआत हुई। देखिए वे लोग कितने आगे हैं। हमारे देश में जब अंग्रेजों ने शुरू की तब भी हम लोग समझ नहीं पाए कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं, मगर ये लोग इतने आगे थे कि एकदम एंशिएंट समय में भी ब्यूरोक्रेसी के लिए एक जो एग्जाम है, एग्जाम प्रोसेस है, उसको इन लोगों ने तय किया और इसके मुताबिक ही भर्ती जो है वो होती थी। इस वंश के राज्य दौरान साहित्य व दर्शन शास्त्र के साथ साथ कारीगरों का भी विकास हुआ, यानी कि आर्टिसन। सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, आर्टिस्ट के साथ साथ आर्टिसनों का भी विकास हुआ, चित्रकला का भी विकास हुआ, यानी कि ललित कला। इस वंश के समय दौरान चीन का खूब सांस्कृतिक विकास हुआ, जिसे हम चतुर्मुखी विकास भी कह सकते हैं। 126 एडी से 167 एडी दौरान हान वंश की सत्ता नीचे कई सारी जो खटपटे हैं वो शुरू हो गई, यानी कि अब तख्ता पलट जो है वो किसी भी समय होने वाला है, उसमें कोई शंका नहीं है। और मुख्य रूप से इस खटपट में रानी के सगा संबंधी का जो है इन्वॉल्वमेंट था, एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट था, और जो रानी की जो फ्रेंड्स होती थी उसका भी इन्वॉल्वमेंट था, जो मुख्य रूप से नपुंसक होती थी। परिणाम प्रांतों में असंतोष फैल गया। इसके परिणाम स्वरूप प्रांतों में जो असंतोष फैल गया, प्रजा जो है इसने विद्रोह कर दिया। उसके साथ साथ पीली पागड़ी का विद्रोह जो कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पीली पागड़ी की जो विद्रोह की बात है वो यहां दिखती है हमें। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन, या आप कह लीजिए इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एजिटेशन। और यह जो असंतोष जिन लोगों को हुआ था, यह लोग असंतोष व्यक्त कैसे करते थे? अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर यह पीली पाग को पहन के। तो इसलिए यह पूरे के पूरे एजिटेशन का जो नाम है वह पीली पागड़ी पड़ गया था। देखते हैं आगे। 221 एडी में हान वंश के एक चक्री शासन का अंत हुआ। अब 6 राज्यों का एक समय शुरू हुआ जिसमें 6 अलग अलग राज्य थे। हान वंश के शासन के बाद कुछ समय तक चीन में अशांति रही, एकदम एनार्किक फुल स्टेट रहा पूरे चीन का। और धीरे धीरे यह जो साम्राज्य था वह अनेक टुकड़ों में जो है टूट गया।
पार्ट्स, और ये 6 के 6 पार्ट जो है वे 6 राज्य के तौर पर सामने निकल कर आए। मध्यस्थ सत्ता दुर्बल बनी, परिणाम स्वरूप स्थानिक नेतृत्व अब धीरे धीरे अपना माथा जो है वह उचकने लगा। उसके साथ साथ तो कुल जो 6 राज्य हुए थे उसमें से 3 थोड़ा महत्वपूर्ण है, वे उन लोगों का जो है जन्म हुआ, जिसमें से सर्वप्रथम वाई नामक है जो कि उत्तर में है, फिर पश्चिम में एक वू नामक जो राज्य था उसका उद्भव हुआ, और दक्षिण में सानलान दक्षिण में। तो ये 6 कुल हुए, इसमें से ये 3 जो थे वे थोड़े महत्वपूर्ण थे, इसका उद्भव हुआ। वाई राज्य के एक सरदार ने साओ वंश की गद्दी छीन के सीन वंश की स्थापना की। देखिए कितने भयंकर नाम है यहाँ। सीन वंश की स्थापना की एक वाई राज्य के एक सरदार ने। यह वाई ने क्या किया, यह वाई ने अपना जो राज्य था वह अपने 25 बेटों में बांट दिया। पूरा का पूरा राज्य के 25 भाग कर दिए, यानी कि टुकड़े कर दिए। इन लोगों के बीच में अब जो संघर्ष था वो बढ़ने लगा, संघर्ष बढ़ा। 420 एडी तक चीन में चारों तरफ राजकीय अराजकता फैल गई। इसका परिणाम कुछ ऐसा हुआ कि चीन पूरा टुकड़ों में आ गया और पूरे प्रदेश में जो संघर्ष था वो एक अपने ऊंचाई पर पहुंच गया था। और इसी समय के दौरान जो यांगत्से नदी है, यांगत्से नदी, इसका जो उत्तरी भाग था वो कुछ तूफानी जो टोलियां होती थी जो भटकती थी उन लोगों के हाथ में आ गया। उत्तरी भाग में भटकती टोलियां यानी कि समूह उन लोगों के हाथ में आ गया, और दक्षिण भाग में आंशिक शांति रही इन कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न साइड। वैसे अराजकता तो थी ही, मगर उत्तर और दक्षिण दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, दोनों की तुलना करें, तो दक्षिण भाग में आंशिक शांति रही। उसके बाद 420 के बाद चीन में शुंग सबसे पहले, फिर उसके बाद शी, उसके बाद लियांग और उसके बाद मैन, ये 4 राज्य जो थे वे अस्तित्व में आए। ये 4 राज्य के नाम है। बहुत कम समय तक बहुत अल्पकालीन राज थे इन लोगों के, मगर ये लोग अस्तित्व में आए, ये हकीकत है। इसके बाद अगर हम देखें तो इस समय के दौरान चीन में बौद्ध धर्म व ताओ धर्म का प्रभुत्व बढ़ा। कन्फ्यूशियस परंपरा जीवन सिद्धांत का स्थान ग्रहण करने लगी। समाज में जादूगर ठगियों का वर्चस्व बढ़ने लगा, यानी कि अंधश्रद्धा जो है वो अब धीरे धीरे आ गई। विज्ञान जो था वो अभी भी इतना एडवांस नहीं हुआ था, इतना विकसित नहीं हुआ था। तो यहाँ इस प्रकार के जो लोग थे वे चीनी व्यक्तियों के डर का लाभ लेते थे। धीरे धीरे बौद्ध ताओ धर्म के बीच वैमनस्य बढ़ता गया। बौद्ध ताओ धर्म के बीच में भी अब डिबेट होने लगी, कौन सा धर्म अच्छा, कौन सा धर्म सच्चा। ऐसा कहा जाता है कि देखिए यहाँ भी लिखा है, विद्वानों के बीच परिसंवाद का आयोजन किया था एक राजा ने, और उसमें उसका परिणाम जो आया था उसमें कन्फ्यूशियसवाद का विजय हुआ था, ताओवाद की हार हुई थी। 473 एडी में एक याऊ सम्राट ने इन दोनों संप्रदायों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। एक तरंगी राजा आ गया बीच में, और इस राजा ने दोनों ही संप्रदाय को, जो कि आज के चीन का फंडामेंटल है, ये दोनों ही संप्रदायों को गैर कानूनी या अवैध ठहरा दिया। इस समय मृदुल कला, गोला बारूद, दिशा सूचक यंत्र इत्यादि की शोध भी हो चुकी थी। मृदुल कला मीन्स करेंसी की बात है, गोला बारूद, हथियार इत्यादि, और दिशा सूचक यंत्र यानी कि कॉम्पोस। ऐसा भी हमें साहित्यिक उल्लेख मिलता है कि दुनिया का सबसे प्रथम जो कॉम्पोस था वो कॉम्पोस दरअसल चाइना की शोध है, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। वैसे तो कई थियरीज है, कई सारे कॉम्पोस के भी प्रकार है। तो एक प्रकार के कॉम्पोस का एडवेंट यूरोप में हुआ था, एक प्रकार के कॉम्पोस का एडवेंट अरेबिया में हुआ था। वैसे ही ऐसा माना जाता है कि एक प्रकार का जो कॉम्पोस है वो उसका जो उद्भव स्थान है वो चीन रहा है। आगे देखते हैं टांग डायनेस्टी।
जो 618 से लेकर 906 तक रही, चीन में उत्तर व दक्षिण में विविध सत्ता का अंत आया। देखिए यह तांग का मैप हमें दिख रहा है, जो कि मुख्य रूप से हांग डायनेस्टी के क्षेत्र का ही कह सकते हैं। देखते हैं आगे। इस अराजकता का लाभ लेते हुए ली शिन मिन नामक सरदार ने राज्य को व्यवस्थित करके तांग डायनेस्टी, यह स्पेलिंग में मिस्टेक है, माफ कीजिएगा, की स्थापना की। ली शिन मिन, यह हमें याद रखना है। इस वंश में कई राजवी आए, जैसे ताई शिंग हो, साम्राज्ञी वू हो, यानी कि एम्परस वू हो, उसके बाद लीचुंग हो, एक्सेट्रा। कई सारे थे, मगर सबके नाम हमें मालूम होना जरूरी नहीं है। वैसे तो यह चीन की पूरी सभ्यता हमारे लिए कम महत्व रखती है, मगर अगर हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इतिहास का अभ्यास करना है तो हमारे लिए अनिवार्य है कि हम लोग जो प्राचीन विश्व की जो अलग अलग सभ्यताएं हैं उनको थोड़े नज़दीक से देखें, उनको जानने का प्रयास करें। भले ही हम लोग ईच एंड एवरी नेम याद ना रखें, ईच एंड एवरी ईयर जो है वो याद ना रखें, मगर हमारे दिमाग में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड जो है वो क्या है, क्यों इसे स्प्रिंग एंड ऑटम कहा जाता है। तो ऐसा बेसिक नॉलेज इस सभ्यताओं के बारे में हमें थोड़ा मालूम करना चाहिए, वो हमारा फर्ज है। देखते हैं आगे। लंगची मिंग हुआंग राजा के समय तुर्कों का आक्रमण हुआ। ये राजा आखिरी था और इसके समय ही तुर्कों का आक्रमण हुआ, यानी कि इस्लाम। तुर्की जो सरदार थे, जो भारत में भी आ गए थे, वे लोग चाइना में भी आ गए थे। उन लोगों ने चाइना को बख्शा नहीं था। वे लोग तो लूटने निकले थे, भारत से मिले या चाइना से मिले, उन लोगों को क्या, वे लोगों को तो लूटना ही था। और इसी आक्रमण की वजह से यह मिंग हुआंग को अपनी जो राजगद्दी है उसका त्याग करना पड़ा, सत्ता त्याग, और पूरे चाइना में अराजकता फैल गई। हम लोग देख सकते हैं कि कुछ हजारों वर्षों के इतिहास में चीन में कितनी बार अराजकता फैली है, कितनी बार वहां के जो नेतृत्व थे वे दुर्बल हो गए। वहां एक वैक्यूम स्टेट जो है उसका उद्भव हो गया है। स्टेट ऑफ ए वैक्यूम हम लोग कह सकते हैं, सतावकाश भी उसे कहा जाता है। परिणाम चीन 7 राज्यों में विभाजित हो गया। कितनी बार विभाजन हुए चीन के, कितनी बार यूनिफिकेशन हुए, फिर विभाजन हुए, यानी कि फिर जो है उसके टुकड़ा कर दिए गए कुछ कुछ राज्यों ने अपने पर्सनल मंसूबों के लिए, अपने निजी मंसूबों के लिए। फिर उसमें से चीन खड़ा हुआ, फिर एक हुआ, फिर टुकड़े हुए। तो इट वाज ए रेंज ऑफ प्रोसेस। देखिए तांग डायनेस्टी का समय चीन में महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसका कारण ये है कि आप देखिए चीन का प्रसार देखिए इस समय में। उत्तर में तो ग्रेट वॉल है ही, पूर्व में पैसिफिक ओशन तक, चीन में पश्चिम में तिब्बत तक, और दक्षिण में भी यह आज के आप कह लीजिए थाईलैंड वगैरह जो देश है, वे देशों तक यह चीन जो है उसका साम्राज्य पहुंच गया था। तो दिस वाज एक्सपेंशन ऑफ चाइनीज एम्पायर इन द पीरियड ऑफ तांग डायनेस्टी, या अंडर द रीगन ऑफ तांग डायनेस्टी हम लोग कह सकते हैं। देखिए यहाँ अन्नम नामक जगह है जो कि आज के उस क्षेत्र की ही है, जिसका जिक्र हमने दक्षिण के भाग में किया। अब इस वंश के राजा के दौरान हमेशा धर्मचारी हो, प्रवासी हो या परदेशी व्यापारी हो, इन लोगों का बहुत मान होता था, या आप कह लीजिए बहुमान होता था। इस समय चीन का राजकीय, आर्थिक या सामाजिक विकास उत्तम रूप से हुआ। इस समय को चीनी काव्य का सुवर्ण युग माना जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पोएट्री वर रिटन इन दिस पीरियड बाय न्यूमरस, या आप कह लीजिए हंड्रेड्स ऑफ पोएट्स। राजमाता वू व राजा मिंग हुआंग का समय ललित कला के विकास का समय माना जाता है, और इसी समय में चित्रकला का विकास भी भरपूर मात्रा में हुआ। पोर्सिलेन कला का भी विकास हुआ। देखिए पोर्सिलेन जो है वो एक प्रकार की चाइनीज कला है जिसमें मटेरियल को गर्म करके जो है उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। तो ये जो आर्ट है वो आर्ट भी साम्राज्ञी वू और मिंग हुआंग के समय ही पॉसिबल हुआ था। सर्वप्रथम चित्रकला और दूसरा पोर्सिलेन। और ये याद रखना है यह चाइनीज आर्ट है।
जिसका विकास सांग डायनेस्टी में हुआ, सांग के बाद हान में हुआ, हान के बाद सी में हुआ और सिंह के बाद आखिर में तांग में हुआ। मगर यहाँ एक बात हमें नोंद करनी है, तांग राजवंश के समय में पोर्सलिन का जो विकास है वह सबसे ज्यादा हुआ, सबसे ऊपर हुआ। 1907 एडी में तांग डायनेस्टी का अंत हुआ। तांग डायनेस्टी के अंत 53 वर्ष तक यहाँ 5 राज्यों की सत्ता स्थापित हुई। देखिए फिर से बंटवारा हो गया, फिर से टुकड़े हो गए, डिसेंट्रलाइजेशन फिर से हो गया। इस समय में चीन में राजकीय अराजकता बहुत बढ़ गई। परिणाम 960 एडी में सुंग वंश की स्थापना हुई। अब सुंग वंश का जो राज है वह शुरू हुआ, जो कि 960 एडी से 1279 तक चला। इस वंश में राजमाता रिजेंट माओ फुआंग इत्यादि सत्ताधीश या सत्ताधारी बने। माओ फुआंग को सर्वसत्ताधीश माना जाता था और यही राजवी ने अपने आजू बाजू के जो प्रदेश थे, कई प्रदेशों पर अपना अंकुश जो है वह बढ़ाया, या अपना कह लीजिए प्रभाव जो है वह बढ़ाया। तो यहां में लिखना पड़ेगा कि माओ फुआंग सर्वसत्ताधीश और उसके साथ अन्य प्रदेशों पर कब्जा कह लीजिए। देखते हैं आगे। उसके बाद सम्राट काओ सत्ता पर आया। इसी समय चीन के ऊपर मंगोल आक्रमण शुरू हुए, जो कि उत्तर से हो रहे थे। सुंग शासकों की दुर्बल राजनीति व लश्करी अव्यवस्था की वजह से मंगोल का प्रभाव जो है वह बढ़ता गया, निरंतर बढ़ता गया। मंगोल आक्रमण की वजह से विश्व को चीनी संस्कृति का ख्याल आया। जब मंगोल वहां गए तब दुनिया को पता चला कि यहाँ एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र है और वहां एक बहुत ही अच्छी मात्रा में फूली फूली संस्कृति भी रह रही है। और यही समय बिंदु था जहां से चीन का पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध जो है वह बढ़ गया। पश्चिमी देशों के साथ संबंध यहां लिखना मुझे अनिवार्य लगता है। पश्चिम देशों के साथ संबंध बढ़ा। और जो मंगोल थे, मंगोल का जो सरदार था चंगेज खान, उसने पूरे चाइना में जो मृत्यु का तांडव था वह करना शुरू कर दिया था। पूरे चाइना में वो बहुत ही बेरहम था और बहुत ही युद्धखोर था, झगड़ाखोर था। 1297 एडी में सुंग वंश का अंत हुआ। मंगोल सरदार चंगेज खान के मृत्यु के बाद उसका भाई कुबलाई खान चीन में सत्तारूढ़ हुआ। चंगेज खान गया, उसके बाद उसका भाई आया कुबलाई खान। अब वो चीन के ऊपर अपनी सत्ता उसने जमाई। इस समय के दौरान चीन का बौद्धिक विकास हुआ। यह ऐसा समय था जब चीन का बौद्धिक विकास हुआ, यानी कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, या आप कह लीजिए डेवलपमेंट, दोनों ही सही है। और जो कारीगर थे, जो कला के प्रति अपनी सहानुभूति रखते थे, उन लोगों का भी विकास यही हुआ। कारीगरों का भी विकास, कारीगरों का भी विकास हुआ। प्रदेश का संपर्क चीन के साथ बढ़ा। प्रदेश में भी मुख्यतः अरब देशों का संबंध बढ़ा। पश्चिम देशों का भी बढ़ा, मगर यह समय के बिंदु पर अरब देशों का संबंध चीन के साथ बढ़ा। आगे युआन डायनेस्टी है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे, जो कि 1200 एडी से 1636 एडी तक सत्तारूढ़ रही। इस वंश का प्रभाव राजवी कुबलाई खान था और ये एक मंगोल डायनेस्टी थी, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। युआन डायनेस्टी जो थी वो एक मंगोल थी। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। यह कुबलाई खान ने बौद्ध धर्म जो है वह अंगीकार किया था। फिर भी यह राजा जो था वह एक सर्वधर्म संभावी राजा था। He was a tolerant king and a secular king. सेक्युलर यानी कि टॉलरेंट, जो कि सर्वधर्म संभव हम लोग उसे कह सकते हैं। इस समय के दौरान चीन में नाट्य कला का भी विकास हुआ। ड्रामेटिक आर्ट्स का विकास जो है अपनी पराकाष्ठा तक हुआ। 1333 एडी से 1358 एडी तक युआन वंश के तोहार तिमूर की राजसत्ता दुर्बल बनी। जो युआन वंश का आखिरी राजाओं में से राजा था और जो कि एक दुर्बल था, और उसकी सत्ता भी दुर्बल बनी। 1368 एडी में मिंग वंश की स्थापना हुई।
इस सत्ता का जो है, इस अराजकता का लाभ लेते हुए, दुर्बलता का लाभ लेते हुए मिंग राजाओं ने आक्रमण कर दिया और मंगोलिया का युआन राजवंश को हरा दिया। अब मिंग की बारी है। देखिए यहाँ मैप हमारे पास मौजूद है, यह मिंग का है। सब मैप एक ही जैसे दिखेंगे। अगर हैन हम देखें हन डायनास्टी, या देखें तंग डायनास्टी, या देखें मिंग डायनास्टी। इस डायनास्टी का मुख्य शासक युआन चांग एक गरीब किसान पुत्र था, युआन चांग। तो हमें मालूम पड़ता है कि युआन जो मंगोल का था राजवंश, उससे हटाने में किसानों का हाथ रहा होगा, और यह किसान पुत्र ने इस किसानों का नेतृत्व किया होगा। हमेशा निष्कर्ष यहाँ निकाल सकते हैं। इस वंश के शासक द्वारा स्वतंत्र प्रदेश नीति अमली की गई, जो कि सर्वप्रथम बार थी चीन के इतिहास में, ये हमें नोंद रहे। इस वंश के सम्राट चुगलों के समय में तैमूरलंग नामक तुर्क सरदार ने आक्रमण किया चीन पर। यह राजा है सम्राट चुगलो, जिसके समय पर तैमूरलंग नामक एक आक्रमणकारी ने चीन पर आक्रमण किया। इस वंश के राजाओं का शासन दुर्बल था, दे वर नॉट पावरफुल। इस समय ही जापान के आक्रमण भी शुरू हो गए। जापानी, जो मैंने आपको बोला था कि बहुत ही शक्तिशाली थे, वे लोग एक्सपेंशनिस्ट नीति अपनाते थे उस समय। आज के समय तो बहुत ही अच्छे है, बहुत ही जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं, मगर उस समय जापान जो है वो है कि युद्धखोर था, जिसका ट्रेस हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी मिलता है। क्यों अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर हमला किया? कुछ वजह तो रही होगी। तो वो वजह यही थी कि जापान की जो पॉलिसी थी वह दरअसल एक्सपेंशनिस्ट थी। वहाँ एक मेजी रिस्टोरेशन नामक एक कार्यक्रम चला था। उस कार्यक्रम के तहत वहाँ का जो सम्राट था वो पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता था, एज लाइक अलेक्जेंडर। मंचुओ चीन में सत्ताधारी बने, और मंचुओ जो है वे मंचूरिया नामक प्रांत में, आज के मंचूरिया नामक प्रांत में वे लोगों की सत्ता थी। आज का मंचूरिया नामक प्रांत पूर्वोत्तम प्रांत है चीन का, जापान के एकदम समीप में है। तो वहां तक ये लोग पहुंच गए। परिणाम स्वरूप चीन में अर्वाचीन युग की शुरुआत हो गई। अर्वाचीन युग यहां से अब शुरू हो गया। ठीक है, तो आज के इस पूरे उपाख्यान में हमने चीन की सभ्यता देखी। चीन के सभ्यता में कई पहलू देखे। सबसे प्रथम उसकी पूर्व भूमिका देखी, उसके बाद वहाँ की प्रजा देखी, प्रजा के बाद वहाँ का राजकीय इतिहास देखा। यहाँ का राजकीय इतिहास थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है। कई सारे राजवंश आए, उसमें कई सारे नौंदकीय राजा आए, और उन सब की बात की जो हमारे लिए थोड़े महत्वपूर्ण थे। थोड़ी पिक्टोग्राफी का भी यूज़ किया, जिसमें हमने कई राजा देखे, और मैप का भी यूज़ किया, ताकि हमको हमारी जो समझ है वो क्लियर हो। नेक्स्ट लेक्चर में इसी सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। जो अन्य पहलू है जो आज छूट रहे हैं उसको आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।